गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये 11th का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बाइनेशन, यानी कि रसायन की मूलभूत अवधारणाएं एवं रासायनिक संयोग के नियम। इस टॉपिक पे बात करने के पहले मैं ये चाहूँगा कि चूँकि बच्चा 10th को पास करके 11th में आ रहा है, निश्चित है उसके मन में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आ रहे होंगे कि क्या कुछ चेंज होगा, क्योंकि मोटी मोटी किताबें हो जाती हैं 11th के लिए। तो आपका जो पिछले अध्यापन कार्य का जितना भी सिलेबस था, उस सिलेबस को लेकर के जब आप 11th में आते हैं तो उसी टाइप के वर्ड मिलते हैं, लेकिन उन वर्डों को और अच्छे से अपने को इन 11th क्लास में सीखना होता है। इसी के तारतम्य में मैंने ये सोचा कि चूँकि बच्चा ये पढ़ के आ रहा है कि साइंस है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं, तो साइंस को कहने के लिए बच्चा डेफिनेशन, जो पहले की डेफिनेशन है वो इस तरह से होती है कि किसी भी वस्तु, विषय या घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ और संशोधन के आधार पर जो साइंस की डेफिनेशन आई, वो डेफिनेशन यदि आप इंग्लिश में देखने के लिए जाएं तो कुछ इस तरह से होती कैसी है कि द ऑर्डरेट, अरेंज्ड एंड कलेक्टिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग or any substance or any subject or any phenomenon is known that science. It means कि अगर इस साइंस की डिफिनीशन को इंग्लिश में हमने बोला तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि 3 वर्ड यूज किए गए हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? एक है ऑर्डरेट, एक है अरेंज्ड और एक है कलेक्टिव। यदि इसी को आपको हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में कैसे बात कर लेते हैं कि विज्ञान किसी वस्तु, विषय या घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी विषय की बात कर रहे हो आप, किसी घटना की बात कर रहे हो आप, या किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, उसमें 3 वर्डों को यूज करना है आपको, और वो भी वर्ड आपको सीरियल यानी एक सीक्वेंस से यूज करना है। यानी सबसे पहले क्रमबद्ध ही आएगा, फिर सुव्यवस्थित ही आएगा, फिर सुसंगठित ही आएगा। अगर आपने इन शब्दों के मेल को या पोजीशन को बदलते हैं तो ये डिफिनीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश ये करना है कि आपको उन्हीं शब्दों को जिस सिस्टम में मैं बोल रहा हूँ उसी सिस्टम में ही रखना है। तो सबसे पहले तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, जिनके पास भी नहीं है वो रख करके बैठें, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज पकड़ में नहीं आएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो डिफिनेशन मेरी साइंस की समझ में आ गई होगी। पहले की डिफिनेशन में थोड़ा परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है कि पहले अब हमको इस समय जो डिफिनेशन विज्ञान की देना है तो वो बताना है किसी वस्तु, विषय या घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये करना है कि इस चैप्टर में जैसे ही हम एंट्री लेते हैं उसमें एक वर्ड आता है, वो आता है पदार्थ का। अब इस पदार्थ को अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ मैटर। अब मैटर है क्या? दुनिया भर की परिभाषा आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन जब से एनसीईआरटी में आप जाकर के अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी डिफिनेशन मात्र 2 ही वर्ड पे डिपेंड कर रही होती है। कैसे? इंग्लिश में अगर हम देखने के लिए जाएं तो लिखा है मैटर इज एनीथिंग्स। मैटर इज एनीथिंग्स यानी पदार्थ कोई चीज है, कोई वस्तु है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव द मास। यानी कोई ऐसी चीज है जो स्थान को घेर रही हो और कुछ न कुछ उसमें मास हो, द्रव्यमान हो, भार हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यानी ऐसी कोई चीज है जिसमें ये चीज नहीं है तो वो मैटर नहीं होगा। सपोज ये पेन है तो ये कहीं पे रखेंगे तो स्पेस को कवर करेगी और इसका कुछ न कुछ मास होगा, इसलिए ये मैटर है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ गई हो, बहुत तेजी से हंसी आ गई हो, या बहुत आप कोई ऐसा भावनात्मक कार्य कर रहे हो, उन चीज़ों को आप मैटर में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो मास की बात नहीं की जाएगी। तो वस्तु पे हम डिपेंड करेंगे। ये बुक है, निश्चित है ये बुक है,
अब इस बुक को हम बोलें कि ये मैटर है कि नहीं है, कंफर्म मैटर होगा क्योंकि स्पेस भी कवर करेगा, बाहर भी है इसका। सपोज करिए कि ये हेयर है, इस हेयर मैटर है कि नहीं है, कंफर्म मैटर होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप निकाल करके वेट करेंगे तो निश्चित ही उसका कुछ ना कुछ मास आएगा, और साथ में मास के साथ में क्या होगा, स्पेस भी कवर कर रहा है, इसलिए ये भी मैटर होगा। सपोज करिए कि कोई और भी चीज़, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी अगर दिख रही है जिसमें मास है, स्पेस कवर कर रहा है, वो मैटर होगा। अब बात ये आती है कि इसमें जो वर्ड है, मैटर इज द एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव द मास इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में अगर इसी को बात करें कि वो चीज़ें जो स्थान घेरती हों और कुछ ना कुछ बाहर रखती हों, द्रव्यमान रखती हों, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। इसको करने के बाद जैसे हम इस चैप्टर में एंट्री ले रहे होते हैं तो एक तीसरा वर्ड आता है, बहुत ही स्पेशल वर्ड, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो कौन सा होता है, एलिमेंट, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तत्व। अब उस तत्व के बारे में सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ एटम। अब ये बताने के लिए क्या एलिमेंट है, क्या एलिमेंट क्या लिखा है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, किसी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे गौर करना है बच्चे को, इस चीज को समझना है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। केमिस्ट्री में या किसी भी विज्ञान के विषय में अगर आपने प्योर वर्ड का यूज किया है, प्योर सब्सटेंस का यूज किया है, वो दो ही कंडीशन पे हो सकते हैं। कैसे? अगर हमने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस, अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसके लिए दो गारंटी होंगी, यानी दो ही कंडीशन होगी कि वो प्योर कर पाएगी। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? या तो वो मटेरियल यानी मैटर यानी कोई वस्तु एक ही प्रकार के चीज से बनी हो, तब वो प्योर हो सकती है, यानी कि मेड बाई, मेक बाई वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मेड बाई या फॉर्म बाई, जो भी लिखना होगा, तो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी एक ही प्रकार के मटेरियल से बना होना चाहिए तभी वो प्योर होगा, अदरवाइज प्योर नहीं होगा। दूसरा, अ फिक्स रेशियो, अगर उनमें दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात हो, वो निश्चित होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा सा और समझना है। क्या? अगर किसी भी चीज को आप बोलते हैं कि वो शुद्ध है, वो शुद्ध तभी होगा जब वो एक ही प्रकार की चीज से बना हो। ये बात समझ में नहीं आ रही है। यूँ समझो कि सपोज करिए कि आपने एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट में क्या रखा हुआ है, वन टाइप ऑफ क्या है, एटम है। अब एलिमेंट की बात किया तो मैंने सपोज कोई एक एलिमेंट को लिया, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम हैं। किसके हैं वो एटम? हाइड्रोजन के ही हैं। मतलब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम से एक ही हाइड्रोजन बना हुआ है। ये भी बात आपके कैच में नहीं आ रही है, तो उसको समझने के लिए आप यूँ कह लीजिए, कोई एक वस्तु का कलेक्शन है। सपोज करिए कि आपने चावल को ही एक जगह स्टॉक करके रख दिया, स्टॉक करके रखा हुआ चावल। उस चावल का जो स्टॉक है वो पूरा स्टॉक कौन है? एलिमेंट। लेकिन उनमें से अगर एक एक चावल को आप पकड़ेंगे तो एक चावल जो आ रहा है वो किस में आ जाएगा? एटम में आ जाएगा। इसी तरह से ऐसा होता है ना कि हमने हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एलिमेंट्स को लिया, उस हाइड्रोजन एलिमेंट से कुछ ही एटम पार्टिसिपेट किए, पूरा का पूरा एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर लेता, उसके कुछ पार्ट आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें यूँ समझना है कि जो एलिमेंट होता है, चूंकि वन टाइप ऑफ से ही बना होता है, इसलिए ये कैसा है? प्योर है। कोई और चीज़ होगी तो उसे हम प्योर की श्रेणी में लाएंगे कब? जब उसका रेशियो कैसा हो जाए? फिक्स हो जाए। तो यहाँ तक की बात आज आप समझ लेंगे, इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, और जो फर्स्ट टॉपिक का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टडी आप करेंगे। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसको सॉल्व करने की भरसक कोशिश करेंगे।
इसके आगे की बात हम अगली वीडियो में आपके सामने ला करके रखेंगे। निश्चित ये समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें बाकायदा समझ में आ रही होंगी, लेकिन ये आपके लिए काम में तभी उपयोगी हो पाएंगे जब आप इसका अच्छा सा नोट्स तैयार करेंगे। तो अगर आपको ये सारी वीडियो या ये मटेरियल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।